हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम इस कविता को पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि कल मैंने बताया, कविता का शीर्षक है देवसेना का गीत। आज हम इस कविता के छोटे छोटे दो पद हैं, उन पदों की व्याख्या करेंगे, उनके शब्दार्थ हैं, उनको जानेंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत। पहला पद जो है, कल मैंने अंतिम समय में ये बताया था कि देवसेना ने जो गीत लिखा उसके प्रारंभिक बोल, प्रारंभिक पंक्ति है आह वेदना मिली विदाई, मैंने भरमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। ये पहला पद है। यहाँ कुछ शब्दार्थ लिखते हैं अपन। वेदना कहते हैं पीड़ा को, कष्ट को, दर्द को। विदाई का अर्थ यहाँ के संदर्भ में है जब अपने जीवन को जीने के बाद अगले जीवन की तरफ बढ़ना, यानी एक तरीके से यहाँ विदाई का अर्थ है मृत्यु, जीवन का अंतिम समय। भरमवश जीवन संचित माने आप जानते भी हैं, सीधा सा अर्थ होता है एकत्रित, एकता करना। मधुकरियों भीख, तो देखिए इसमें देवसेना क्या सोचती है, क्या कहती है। पहली लाइन, आह वेदना मिली विदाई। देवसेना कहती है जीवन के अंतिम समय में भी मुझे कष्ट, पीड़ा, दुख आदि की प्राप्ति हुई है। जीवन काल से, अर्थात जीवन काल से अंतिम समय जो था जाने का, उस समय भी मेरा कष्टों से पीछा नहीं छूटा। यहाँ कष्ट कौन से हैं, दुख कौन सा है? देवसेना कहती है कि देवसेना के संदर्भ में या देवसेना का सोच क्या है, क्या चाहती है वो, और किस प्रकार वो व्यथित है। हृदय से स्कंदगुप्त को की अभिलाषा पूरी न होने पर और स्कंदगुप्त को अपने द्वार पर आए हुए को वापस लौटा देना, वो सोचती है कैसी परिस्थिति, एक ऐसी एक नई स्थिति बन गई। कहने का मतलब यह है कि उसके अंतिम समय में भी अपने मन के विचारों में अंतर्द्वंद्व चलता रहा, और वो अंतर्द्वंद्व था पीड़ा का और वेदना का। इसके साथ साथ वो ये भी सोचती है कि जीवन में मिलने वाली आशा, सुख, आकांक्षा आदि से विदा लेते समय भी उसके कष्टों से छुटकारा नहीं मिला। अब ये तो थोड़ा सा इसके संदर्भ में, पहली लाइन के संदर्भ में था। अब देखिए दूसरी लाइन है, मैंने भरमवश जीवन संचित। वो कहती है जब मैं युवा थी, जब यौवन अवस्था में थी, तो मैं अपने जीवन को और भ्रम में जिया, अर्थात भ्रम में पड़ी रही। दूसरी लाइन का, जब मैं युवा थी, युवावस्था में थी, तब मेरा जीवन है वो भ्रम से जुड़ा था या भ्रम में पड़ी रही। अब यहाँ संचित, तो वो साथ साथ ये कहती है उस समय उसके द्वारा, किसके द्वारा? देवसेना के द्वारा। देवसेना कहती है कि उस समय मेरे द्वारा संचित जो कर्म थे, कार्य थे, वो भी
साधारण थे, अर्थात मैं कुछ ऐसा नहीं कर पाई जो अपने आप में अनूठे, अलग और विशेष हों। वो मेरे कार्य भी क्या थे, भ्रम के कारण साधारण से थे। लेकिन एक शब्द ये है भ्रम। भ्रम कौन सा रह गया? देवसेना का यहाँ भ्रम क्या था? उसके भ्रम ये रहा कि मुझे करना क्या है। एक तरफ वो स्कंदगुप्त को चाहती है और स्कंदगुप्त की तरफ से उसे कुछ प्राप्ति नहीं होती, उसका उत्तर नहीं मिलता, लंबा समय निकल जाता है। तो दूसरा, वो देश सेवा करनी चाहती थी, लेकिन किसी भी कार्य को ढंग से नहीं करने के कारण उसका एक भ्रम जारी रहा कि मुझे स्कंदगुप्त प्राप्त होगा या नहीं होगा, मुझे ऐसा होगा या नहीं होगा। ऐसा सोचते सोचते और अंत में उसे, हमने कल पढ़ा था, एक वृद्ध आश्रम में और गाना गाकर भीख मांगनी पड़ी और उसी में लिखे हैं मधुकरियों की भीख लुटाई। साथ ही उसे ऐसा लगता है कि उसने जीवन में, उस सामान्य जीवन में भीख और रोटियां ही लुटाई थी। ये 3 पंक्तियां साधारण सा इसका अर्थ है। इसमें यदि विशेष बात देखें तो क्या होगी? विशेष बात, कवि ने देवसेना के माध्यम से अपनी वेदना प्रकट की है। पहली बात तो ये है। दूसरी, इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये 2 बातें इसमें थोड़ी सी विशेष निकल कर आती हैं। ये तो पहला पद था। अब चलते हैं अपन दूसरे पद में। दूसरे पद में देवसेना के बारे में क्या लिखा गया या देवसेना की सोच क्या है? छल छल, छल छल का अर्थ है आंसुओं से पूर्ण, या शॉर्ट में इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अश्रुपूर्ण। संध्या का अर्थ वही है जीवन का अंतिम समय। शरम कण, शरम कण का अर्थ है पसीने की बूंद। आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, प्रतिक्षण का अर्थ है लगातार। प्रतिक्षण का अर्थ है लगातार, सतत, अनवरत। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता। नीरवता का अर्थ होता है खामोशी। ये कुछ शब्द थे जिनका अर्थ मैंने आपको बताया। अब इस पद के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, पहली 2 लाइनों को जैसे हम खत्म कर रही है पूर्ण विराम के माध्यम से, तो देवसेना कहती है कि उसकी आंखों से लगातार निरंतर आंसू गिर रहे हैं। ये पंक्ति साफ बता रही है कि उसकी आंखों से लगातार सतत आंसू गिर रहे हैं। लेकिन यहाँ इन आंसुओं को कैसा बताया गया है? चल चल मैंने जो आंखें आंसुओं से भर, ये जो आंसू गिरने वाले जो आंसू हैं वो पसीने की बूंद जैसे गर्म लगते हैं। स्वाभाविक है। देखिए, यहाँ ये गर्म क्यों लग रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो आंसू गिर रहे हैं ये आंसू दुख के हैं, और दुख से गिरने वाले आंखों का जो पानी होता है वो निश्चित रूप से उसमें गर्माहट होती है। दुख गर्म से जुड़ा होता है, सुख ठंडे से। खुशी के आंसू आते हैं वो कभी गर्म नहीं होते। तो पहली 2 लाइनों का अर्थ ये है, देवसेना कहती है उसकी आंखों से लगातार निरंतर आंसू गिर रहे हैं, और गिरने वाले जो आंसू हैं वो पसीने की बूंदों के समान हल्के गर्म भी हैं। इसके बाद अगली, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। अब देवसेना कहती है कि जीवन यात्रा के अंतिम समय, जीवन यात्रा
देवसेना कहते हैं मेरी जीवन यात्रा के अंतिम समय में भी नीरवता यानी खामोशी है वो अंगड़ाई लेती है। अर्थात यहाँ उसे फिर दुख है कि जीवन के अंतिम समय में उसे अच्छा होता, सुख का खुशी का अनुभव होता, तो यहाँ वो फिर वही बात कहती है कि मेरे जीवन यात्रा के अंतिम समय भी खामोशी अर्थात नीरवता अंगड़ाई लेती है। एक शब्द और है यहाँ अनंत, अनंत का अर्थ है अनंतहीन, और यहाँ अनंतहीन किस संदर्भ में कहा गया है? देवसेना कहती है कि वो अनंतहीन सुखों से वंचित रह गई, अर्थात उसे सुख प्राप्त नहीं हुए, शांति नहीं हुई। और इसके साथ वो कहती है जीवन यात्रा के या उसकी अंतिम जीवन यात्रा में भी वांछित सुख प्राप्त नहीं कर पाई। ये छोटे छोटे दो पद हैं। इस पद में देखिए क्या है विशेष बात। पहली बात देखो विशेष क्या है? छल छल। यहाँ आप लिख सकते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पहला बिंदु तो ये हो गया पुनरुक्ति प्लस अलंकार। दूसरी बात इसमें क्या हो गई कि जीवन के अंतिम समय में खुशी का, या हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका अंतिम समय वो अच्छा हो, लेकिन यहाँ क्या दिखाया गया? खामोशी। जीवन के अंतिम समय में खामोशी दिखाई गई है। इस प्रकार इसके ये दो छोटी छोटी विशेष बातें निकली हैं। मेरी कोशिश ये है कि संक्षिप्त में चले, आप थोड़ा थोड़ा समझते रहें। वीडियो लंबा होगा तो शायद आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। छोटे छोटे आपके पास वीडियो आएंगे, जैसे जैसे कविताएं हैं। कोशिश ये रहेगी कि संक्षिप्त में चले, सतत चले, निरंतर चले, ताकि आपका पढ़ाई का क्रम वो भी बने रहे। आज हमने देवसेना का गीत, जो पहली कविता है हिंदी साहित्य की अंतरा नाम भाग 2 जो मुख्य पुस्तिका है, उसकी पहली कविता आज हमने शुरू कर दी है। आप इन दोनों को ढंग से पढ़ें। आपके पास बुक्स हैं जो मैंने आपको पहले लोड करा दी हैं, उसमें इसका अर्थ समझने देखने के बाद आप कोशिश करें कि इन पंक्तियों का अर्थ आप कर पाते हैं या नहीं। निश्चित रूप से समझ में आ जाएगी। फिर भी कोई समस्या है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसलिए आप इस कविता का आज से अध्ययन शुरू करें, समझने की कोशिश करें, और सतत आगे भी हम इसी प्रकार पदों को पढ़ते रहेंगे। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, सुना, इसके लिए आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।